तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री गुप्ता पीरियड या पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्य काल के बाद का। तो मौर्यन पीरियड 185 BC में यहाँ तक 321 BC से स्टार्ट हुआ और 185 तक में ये ख़त्म हो रहा है। और उसके बाद लगभग 1920 AD से गुप्ता एरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इसके बीच का जो टाइम है, अब इसके बीच का जो टाइम है उसको हम थोड़ा मोटा माटी अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि 200 BC से लेकर के 300 AD तक, 200 ईसा पूर्व, यानी इसको आप और सरलता के लिए ऐसे में कह सकता हूँ कि -200 और इधर ले लीजिए प्लस का 300। ठीक है, बीच में यहाँ जीरो नहीं आता है। तो 300 साल तो ये हो गए और 200 साल ये हो गए, यानी कि मौर्य काल को ख़त्म हुए 200 साल, फिर क्या आएगा, फिर 1 AD आएगा और उसके बाद अगले 300 साल। इस दौरान भारत में कोई भी शक्ति, राजनीतिक शक्ति ऐसी नहीं थी जो कि एक रूप में शासन कर रही हो। तो मौर्यों के जाने के बाद, मौर्यों का जो बहुत बड़ा एम्पायर था, तो उसमें जो रीजनल रूलर्स थे जो कि पहले मौर्य की केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत ही रहते थे, वो अब स्वतंत्र होने लग गए और कुछ बाहर से लोग आने लग गए जो उस एम्पायर को पेनेट्रेट करने लग गए। तो मौर्यों के जाने के बाद शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी या चेटास भी इनको कहते हैं, वाकाटक, इस प्रकार के जो रीजनल रूलर्स थे, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है कि पहले शुंगों ने टाइम तक रूल किया, फिर उसके बाद कण्व, उसके बाद उनको हटाने के बाद सातवाहन, है ना। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सातवाहन कण्व के पहले थे ही नहीं, थे, लेकिन इनका विस्तार उतना ज़्यादा नहीं था। फिर कण्वों के बाद इन्होंने विस्तार और अपना किया। फिर इसी तरह से चेटास के लिए है, वाकाटस के लिए। तो ये जो मैंने नाम लिख रखे हैं, आपको ये 5 नाम इसी तरीके से याद कर लेने हैं। कम से कम ये 3 तो सीक्वेंस में ही याद रखने हैं। क्या? शुंग, कण्व और सातवाहन। ठीक, तो ये जो इधर लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये नेटिव पावर्स है, यानी कि भारत की ही शक्तियां हैं, भारत के ही वो वंश हैं जो कि मौर्य के जाने के बाद जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में शासन किया। और इसके अलावा कुछ फॉरेन पावर्स भी हैं। देखिए, यहाँ पे हम इसको इन्वेडर नहीं कह रहे हैं। जैसे जब अलेक्जेंडर आया, उसके पहले डेरियस आया, तो हमने इन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था? आक्रमणकारी। लेकिन इसके लिए हम आक्रमणकारी शब्द नहीं बोल रहे, बल्कि केवल क्या बोल रहे हैं? विदेशी शक्तियाँ। तो देखिए, कहने के लिए तो विदेशी शक्तियाँ हैं, लेकिन ये भारत में आए और भारत में ही रच बस गए। ठीक है, तो कौन थे ये? 4 नाम आपको इसी सीक्वेंस में याद कर लेने हैं। बस इसको इसी तरह से याद कर लेना है जैसे रघुपति राघव राजा नाम बोलते हैं ना, तो ये शब्द क्या है, एक साथ आपके जुबान में रटे हुए ना, बस वैसे ही ये शब्द आपके दिमाग में रट जाने चाहिए। क्या? इंडो ग्रीक, शक, पर्थियन, कुषाण। अब इंडो ग्रीक को हिंदी में यवन कहते हैं, तो यवन, उसके बाद शक और पर्थियन को पहलव कहते हैं, पहलव, और उसके बाद कुषाण। तो अब इसको 3 बार बोलना है, यवन, शक, पहलव, कुषाण, यवन, शक, पहलव, कुषाण। तो इस तरह से 2-3 बार आप एक लय में बोलेंगे तो ये अपने आप आपके बात दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी है, शुंग, कण्व, सातवाहन, शुंग, कण्व, सातवाहन। तो बिगिनर्स जो हैं वो इस तरीके से इसको याद करें। अब एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो 500 सालों का टाइम है, 500 सालों का जो टाइम है, ये टाइम समाज में मिश्रण को लेकर के अगर देखा जाए, इस समाज, विभिन्न प्रकार के समाज मिश्रित हो रहे हैं, या ये कहें कि सिंथेसिस ऑफ न्यू सोसाइटी, ऐसा भी कहा जा सकता है। ठीक है, नए समाज का संश्लेषण, या ये कह सकते हैं कि नई संस्कृति का संश्लेषण। इस मामले में तो ये वाला जो समय था, इस मामले में ये वाला समय
तो गोल्डन पीरियड था। किस मामले में कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का मिश्रण हो रहा है। लेकिन राजनीतिक रूप से क्योंकि कोई एक शक्ति नहीं है जिसने कि पूरे उत्तर भारत को या कम से कम पूरे जो उस समय का जो मौर्यों वाला जो भारत था उस भारत को एक सूत्र में बांध सके, तो इसलिए इसको अंधयुग भी कहा जाता है कई बार, है ना। तो अब ध्यान ये रखना है कि ये जो आप यहाँ कितने यहाँ पे देखिए डायनेस्टीज आप देख पा रहे हैं, 9 देख पा रहे हैं, 5 इधर हैं, 4 इधर हैं। तो इसमें ऐसा है कि ये सब समकालीन ही हैं, ये एक ही, यानी इन्हीं 500 सालों में जब शुंग शासन कर रहे हैं तो यवन भी शासन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शुंग के बाद यवन आए। कोई ये ना दिमाग में बिठा लेना कि सर हमको याद हो गया, पहले ये पांच डायनेस्टीज आई हैं, फिर 5 के बाद 6 नंबर की ये है, 7वें नंबर की ये है। ऐसा नहीं है। आप इसको सल्तनत काल जैसे मत समझिए कि पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया। ऐसा नहीं है, ये उस सीक्वेंस में नहीं है, बल्कि ये सब कंटेम्परेरी हैं, ये सब समकालीन हैं। यानी कि जब शुंगों का शासन चल रहा था तो उस समय सातवाहन भी शासन कर रहे थे। हाँ, इनका क्षेत्र कम था। जिस समय शुंगों का शासन चल रहा था उसमें इंडो ग्रीक भी शासन कर रहे थे। हाँ, उनका एरिया अलग था। तो इस प्रकार से जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हुए ज़्यादातर एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। अभी हम आगे मैप भी देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। तो चलिए अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो शुंग के ऊपर है। आज का टॉपिक हमारा जो है शुंग के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शुंग की। तो शुंग का पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो टाइम पीरियड लगभग, है ना, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, लगभग 185 से 75 ईसा पूर्व ये इनका टाइम है। यानी कि जो 500 साल है, 500 साल में शुरुआत के जो कह सकते हैं कि मौर्यों के बाद वाला जो टाइम था उसमें इनका रूल रहा है। अब इसमें हम इनके जो फैक्ट्स हैं उन पे एक एक करके नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको दिमाग में बिठा लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात ये है कि इनकी जो कैपिटल थी, इनकी जो राजधानी थी विदिशा थी, और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग पाटलिपुत्र भी थी। तो हम दोनों ही मान लेते हैं कि कुछ सोर्सेज में विदिशा बताया जाता है, कुछ सोर्सेज में पाटलिपुत्र। सोर्स कौन से अभी आगे देखते हैं। तो पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। लेकिन विदिशा को मैंने पहले नंबर पर लिखा हुआ है, विदिशा को मैंने पहले नंबर पर लिखा है, ये पहले नंबर पे लिखा है, फिर इसको मैंने दूसरे नंबर पे लिखा है, ठीक है भाई। अब देखिए महत्वपूर्ण शासक, हम शुंग वंश में आगे अगले आधे घंटे तक जो भी बातें करने वाले हैं उसमें 3 नाम बार बार आएंगे। तो उन 3 नाम को पहले दिमाग में बिठा लिया जाए। एक नाम है पुष्यमित्र जो कि फाउंडर है इस डायनेस्टी का, फिर उसका बेटा है अग्निमित्र, फिर उसका बेटा है वासुमित्र। तो ये 3 नाम हैं जिनकी पूरी चर्चा हम शुंग एरा में करने वाले हैं, ठीक। वैसे तो 10 शासक हुए हैं, पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो 10 शासक हुए हैं इसके, लेकिन 3 महत्वपूर्ण हैं। तो 2 बातें हमने जान ली। पहला कि कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, विदिशा, पाटलिपुत्र। कुछ सोर्सेस में विदिशा है, कुछ में पाटलिपुत्र है। महत्वपूर्ण शासक कौन से हैं, 3 रूलर हैं, पुष्यमित्र, फिर उसका सन है अग्निमित्र, फिर उसका सन है वासुमित्र, ठीक। चलिए, तो ये जो डायनेस्टी है ये मौर्यों के बाद आने वाली डायनेस्टी है। यानी कि पाटलिपुत्र मौर्यों का सेंटर पॉइंट था, वहां पे अब कौन आ चुके हैं, शुंग आ चुके हैं। अब शुंग के बारे में तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये थे क्या। तो इसके बारे में भी अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक बात मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि ये ब्राह्मण थे। क्या थे, ब्राह्मण थे। लेकिन मैंने कहा ना कि अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग बातें हैं। और कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी कहाँ के थे, मूल निवासी उज्जैन के थे। मूल निवासी कहाँ के थे, उज्जैन के। तो 3 बातें हमने समझ ली है। इनकी राजधानी क्या है, इनके महत्वपूर्ण जो शासक हैं वो उनका नाम क्या है, और ये बाई कास्ट इनको किस कैटेगरी में डाला जा सकता है, तो ब्राह्मण में। अच्छा, फिर इसके बाद अशोक के जाने के बाद जितने भी प्रांत थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, जिसमें कि सबसे पहले नॉर्थ जो वेस्ट था वो इनके हाथों से, मौर्यों के हाथों से गया। और उसके बाद से बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, जिसकी वजह से इनका जो क्षेत्र था उसका एरिया कम होने लग गया। इसी तरीके से कलिंग ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, वहाँ भी इंडिपेंडेंस आ गया। और सातवाहन जो थे उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है डिक्लेयर कर दिया।
तो इस तरीके से जो मौर्य शासन था अशोक के बाद, वो मात्र गंगा की घाटी तक रह गया था सीमित, और उसमें भी बाद में कौन आ गए? शुंग आ गए। तो इस तरीके से आपको कुछ सीक्वेंस याद रखने हैं। जैसे कि हमने क्या क्या सीक्वेंस में बोला, हमने कहा नॉर्थ वेस्ट, एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट हमने बोला फॉरेन इन्वेजन भी स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कलिंग ने अपने आप को, फिर उसके बाद सातवाहन ने अपने आप को, और इस तरीके से लास्ट में फिर कौन आ जाता है? शुंग, जो कि मेन उनका जो सेंटर था वहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिएगा, अभी तक हमने कितने पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस किए? 3। कैपिटल, इंपॉर्टेंट रूलर और बाई कास्ट ये लोग थे क्या, कैटेगरी क्या है इनकी। अब इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक सोर्स है हमारे पास। अब हर जो भी हम फैक्ट आगे पढ़ने वाले हैं तो उसमें ज़्यादातर में हम आपको बताएंगे कि सोर्स क्या है, जो ये बात कही जा रही है इसका क्या सोर्स है। जैसे कि पुष्यमित्र जो कि संस्थापक है इस वंश का, तो ये जो फाउंडिंग रूलर है पुष्यमित्र, वो कौन था? वो जो अंतिम मौर्य रूलर था बृहदर्थ, उसका कौन है? ये कमांडर इन चीफ है, सेनापति है। और इसने, क्योंकि जो बृहदत्त है वो बिल्कुल योग्य शासक नहीं है, तो इसलिए इसने उसको मार करके और फिर उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। ये बात कहाँ से आती है? ये बात बताई गई है बाणभट्ट का जो बुक है हर्षचरित, बाणभट्ट ने जो पुस्तक लिखी हर्षचरित, उसमें ये बात आती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताया भाई कि बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र ने की है, ये किस सोर्स में बात है, तो ये हर्षचरित में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि मौर्यों का जो एम्पायर था, उस एम्पायर में अशोक तो वैसे लिबरल था, है ना, और बाकी के भी लिबरल ही थे, क्योंकि वो जिस रिलीजन को मान रहे हैं, जैसे अशोक भाई बुद्धिज्म को या चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को, तो ये धर्म अपने, ये जो धर्म की शिक्षाएं हैं अपने आप में मूलतः स्वभाव में ही इनके क्या है, इनके उदारवाद है। तो इसमें किसी दूसरे धर्म की निंदा या दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन दूसरा धर्म, जैसे कि ब्राह्मण धर्म की हम बात करें, वैदिक धर्म की बात करें, तो ब्राह्मण और वैदिक धर्म के खिलाफ तो कुछ ऐसे नहीं है बात, मात्र सिद्धांत की बात है कि इनके सिद्धांत अलग हैं और वो वैदिक सिद्धांत को नहीं मानते हैं। लेकिन जो मूल वैदिक सिद्धांत है जो कि उपनिषदों में वर्णित है ना, क्योंकि वैदिक सिद्धांत की भी मान्यता, प्रमाणिकता कहाँ से आएगी? उपनिषद से आएगी, वेद से आएगी, उपनिषद से। तो वेदों का सार क्या है? उपनिषद है। तो उपनिषदों के खिलाफ तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उपनिषदों में जिस तरह की बातें हैं लगभग वही बातें, उन्हीं बातों को बौद्धों ने और जैनों ने अपनाया है। ठीक है, जितने भी विश्व में धर्म हैं उन सब में मूल बात जो है वो कहाँ से निकल रही है? उपनिषदों की ही निकल रही है। ठीक है, अब देखिए हम अपने टॉपिक में आते हैं। हमारा टॉपिक ये था कि पुष्यमित्र का ये नया वंश स्थापित करना, इसके पीछे जो इतिहासकार हैं वो इस प्रकार से कारण देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण समाज था, जो उसमें एक बड़ा हिस्सा था, वो असंतुष्ट था। किससे? मौर्य साम्राज्य की नीतियों से, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में बढ़ावा किसको दिया जा रहा है? बौद्ध धर्म को दिया जा रहा है। तो एक हिस्सा था ब्राह्मण समाज का जो असंतुष्ट था, तो वो नहीं चाह रहा था कि अब ये वंश जो मौर्य वंश है ये लगातार आगे चले। तो वो असंतुष्ट जो वर्ग है उसको चाहिए था कि उसका कोई नेता आए सामने। जिस प्रकार से हमने जब बौद्ध रिलीजन का एक्सपेंशन की बात की तो हमने उसमें एक कारण बताया था कि भाई बौद्ध धर्म के उदय के और उसके प्रसार के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि बौद्ध और जैन दोनों के ही जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो कौन हैं? वो जाति से क्षत्रिय हैं। तो क्षत्रियों का इनको क्या होगा? समर्थन प्राप्त रहेगा। तो उसी प्रकार से पुष्यमित्र शुंग कौन है? ब्राह्मण है, तो इसको ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे मैंने अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग मैप लिए हैं जिससे कि ज़्यादातर हमारी बातें क्लियर हो जाएं। देखिए जैसे यहाँ आप देखिए, जिसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये है शुंग एम्पायर, ये। ठीक, अब आप इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स। तो इसमें ये रहा इनका उज्जैन, है ना, ये रहा विदिशा, ये रहा साकेत अयोध्या, पाटलिपुत्र हो गया,
और भरहुद ये रहा। और फिर इनका यहाँ पे देखिए डॉट डॉट लाइन से इधर भी बनाया हुआ है, तो ये भी क्षेत्र इनके अंडर में फिर आ गया। और इसी समय पे जब यहाँ पे ये पूर्वी भारत में शुंगों का शासन है, तो उसी तरह से सातवाहन यहाँ पे देखिए एम्पायर इस्टेब्लिश है, लेकिन क्षेत्र इसका कम है। ठीक है। अच्छा, ये स्थान देखिए पैठन प्रतिष्ठान, एक सेंटर यहाँ पे ये रहा। और इसी समय पे देखिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ये ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम यहाँ पे स्थापित है। अच्छा, अब दूसरे मैप पे देखिए, यहाँ पे आप शुंग एम्पायर को, अब देखिए क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसा क्लियर पॉलिटिकल बाउंड्री तो होती नहीं थी, तो इसीलिए थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। ये मैप जो आप देख रहे हैं और ये वाला जो मैप देख रहे हैं, थोड़ा सा उसमें अंतर है। ठीक है। तो ये वाली जो मैप है इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ये अपना पाटलिपुत्र ये रहा, और ये उज्जैन सांची, ठीक है, और साकेत अयोध्या कपिलवस्तु, और इसी समय पे यहाँ पे इंडो ग्रीक सिटीज़ भी यहाँ दे रखी हैं। फिर उसके बाद यहाँ सातवाहन एम्पायर भी देख रखते हैं आप, ये रहे। और अब यहाँ देखिए एक ये भी मैप है अपने पास, तो इसमें हमने सुंग एम्पायर को, ये देखिए ये रहा सुंग एम्पायर। इस वाले मैप में क्या दिखाया हुआ है कि जो सुंग एम्पायर है, बाद में जो इंडो ग्रीक रूलर्स हैं उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए दो जगह पे अटैक दिखाया जा रहा है, एक साकेत पाटलिपुत्र यहाँ तक। तो ये जो अटैक हम दिखा रहे हैं इसका भी कुछ सोर्स है, यानी कि इसके लिए भी प्रामाणिकता के तौर पे कोई हमारे पास पुस्तक है जिसके आधार पे ये बात कही जा रही है। और इसी तरह से आप देखिए यहाँ उज्जैन में ये माध्यमिका, ये एक रीजन है, माध्यमिका आप देख सकते हैं। माध्यमिका आज का जो चित्तौड़ राजस्थान है वहाँ के आसपास की जगह है। और साकेत अयोध्या हो गया, पाटलिपुत्र पटना हो गया। तो दो यहाँ पे इन्वेजन दिखाए जा रहे हैं। और जो ऊपर वाला मैप था, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो एरो है, ये तब के लिए है जब इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, घोड़े को छोड़ा जाता है और उस घोड़े को जो रोक लेगा, उसको जो चैलेंज करेगा, उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो इनका यवनों का युद्ध हुआ था, है ना, इंडो ग्रीक का युद्ध हुआ था, किनके साथ, शुंगों के साथ, जिसमें कि अंततः विजय किसकी हुई थी, शुंगों की हुई थी। ठीक, तो ये हो गया। तो अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमने कहा ना कि वैसे तो ये ब्राह्मण है, लेकिन अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग बात कही गई है। जैसे कि अब आप एक सोर्स देखिए, हर्षचरित। अब हर्षचरित में, और आप ये भी समझते चलिएगा कि सोर्स में अगर कोई बात कही जा रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है। देखिए हर्षचरित हर्ष जो है उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। वैसे तो वो शैव थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। ठीक है। और उनकी पुस्तक हर्षचरित कौन लिखेगा, बाणभट्ट लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं बाणभट्ट भी क्या है, वो भी बौद्ध धर्म से प्रभावित है। अब बौद्ध धर्म, पुष्यमित्र कौन है, ब्राह्मण है। तो बौद्ध धर्म में इनको पुष्यमित्र की छवि जो है अच्छी आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि पुष्यमित्र को क्या बता दिया गया है, नॉन आर्यन बता दिया गया है। तो अब ब्राह्मण की तो बात ही छोड़िए, पहले तो आर्यन होना पड़ेगा ना उसके लिए, कि ब्राह्मण है कि वैश्य है कि क्या है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्यों की जब उत्पत्ति के बारे में बात आती है, तो जो बौद्ध स्रोत हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि मौर्यों को सामाजिक रूप से थोड़ा सा ऊंचा दिखाया जाए। और बाकी के जो सोर्स हैं उनकी ये कोशिश देखने को समझ में आती है कि वो लोग इनको थोड़ा सा कम करके दिखाना चाह रहे हैं। तो ये एक बात है जो हमें समझनी होगी। अच्छा, फिर आगे देखिए, पुष्यमित्र जो है, पुष्यमित्र ने एक खारवेल कलिंग के, उनका आक्रमण हुआ था, जिससे कि उनकी लड़ाई हुई थी। अब यहाँ पे हमको देखना कि पुष्यमित्र, भाई पहले तीन रूलर हमने पढ़ लिए, पुष्यमित्र, अग्निमित्र और वास्तुमित्र। तो अब इसमें जो पुष्यमित्र हैं उन्हीं की हम ज़्यादातर बात करेंगे। तो पुष्यमित्र के कहाँ किन एम्पायर से फाइट हुई थी उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए एक फाइट तो उनकी आपको याद रखनी है, किसके साथ, खारवेल के। तो खारवेल जो है कलिंग के, उनका आक्रमण हुआ था, तो उनके खिलाफ इनका एक कैंपेन हुआ। ठीक है। अच्छा, फिर एक बैक्ट्रिया के शासक थे डेमेट्रियस। ठीक है। तो इनके साथ एक फाइट हुआ था, तो उनको भी इन्होंने हराया था। ठीक है भाई। फिर इनका जो एम्पायर है वो
मौर्य एम्पायर वो कहाँ पे फैला हुआ है? ये केवल पूर्वी भाग में फैला हुआ है। मैप पे देखा ही लिया आपने, ये देखिए, ये ईस्टर्न पार्ट में, तो वही यहाँ पे बात दी हुई है। अब इस पे कौन कौन से एरिया आते हैं? तो देखिए, अयोध्या हमने देखा, साकेत है ना, विदिशा हमने देखा, बेसनगर, और साउथ में कहाँ तक था? ये नर्मदा तक था। ठीक है, अब देखिए, जो सोर्स वाली बात जब भी मैं बताऊंगा तो उसको मैंने येलो कलर से कर रखा। देखिए, दिव्य बदन और साथ में तारानाथ एक तिब्बती लामा रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं और बौद्ध रिलीजन के स्कॉलर रहे हैं। ठीक है, तो ये तारानाथ 16वीं शताब्दी के रहे हैं। तो दिव्य बदन और तारानाथ, इन दोनों के, दिव्य बदन पुस्तक है, तो दिव्य बदन और तारानाथ इन दोनों सोर्स से ये बात पता चलती है कि शुंग एम्पायर में, अयोध्या की बात तो हमने समझ ली कि अयोध्या था, विदिशा था, मैप में जो दिख रहा था, लेकिन ये दोनों सोर्स ये बताते हैं, दिव्य बदन और तारानाथ, कि इसमें जालंधर भी आता था और साकल भी आता था। कहाँ का? पंजाब का। इसीलिए देखिए, इस वाले मैप में यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये देखिए, इसको यहाँ पे डॉट डॉट करके बनाया हुआ है इस तरह से। फिर अगली बात, ये बात भी समझ में आती है कि जो पुष्यमित्र हैं उन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने वाइसरॉय या ये कह सकते हैं गवर्नर नियुक्त किए थे। और अब अगला सोर्स देखिए क्या है। अगला सोर्स है मालविकाग्निमित्रम, कालिदास का जो ये ड्रामा है, इसमें ये बात आती है कि अग्निमित्र को, जो कि उनके कौन है? पुत्र हैं, अग्निमित्र को कहाँ का वाइसरॉय बनाया है? विदिशा का वाइसरॉय। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि भाई अग्निमित्र कहाँ के वाइसरॉय थे? विदिशा के थे, और भी 2-3 ऑप्शन विदिशा के थे। ठीक है, फिर इसके बाद यवन शब्द का प्रयोग, ये मैंने पहले भी बताया है कि यवन शब्द का जो प्रयोग है ये किसके लिए किया जाता है? जो भी फॉरेनर्स होते हैं, जो कि वेस्ट की तरफ से आ रहे हैं, उनके लिए किया जाता है, जिसमें कि ग्रीक्स आते हैं। और इस शुंगों के कॉन्टेक्स्ट में जब हम यवन कहते हैं तो यवन का मतलब हमारा किससे होता है? बैक्ट्रियन ग्रीक से होता है। अभी हमने याद करवाया ना, यवन, शक, पहलो, कुषाण। अच्छा, फिर मालविकाग्निमित्र से अगली बात क्या समझ में आती है? अगली बात ये समझ में आती है कि जो वासुमित्र हैं, 3 रूलर बताए ना, पुष्यमित्र, अग्निमित्र और वासुमित्र। तो जो वासुमित्र हैं, इनका इनकाउंटर हुआ था, इनकी फाइट हुई थी किसके साथ? यवनों के साथ। कहाँ हुई थी? सिंधु नदी के तट पे हुई थी, सिंधु नदी के तट पे हुई थी। और ये फाइट कब हुई थी? जब पुष्यमित्र का क्या चल रहा था? अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। तो एक तरफ तो इनके दादाजी क्या कर रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उसमें घोड़ा छोड़ा जाएगा, और घोड़े को किसने पकड़ लिया? यवनों ने पकड़ लिया और चैलेंज किया फाइट के लिए। तो ये जो फाइट हुई थी, अब इस फाइट में होता क्या है कि जो विपक्षी होता है वो आपका घोड़ा रख लेता है। जैसे कि रामायण में लवकुश की कहानी में होता है कि लवकुश क्या करते हैं? भगवान राम के घोड़े को रख लेते हैं। तो अब क्या करना होगा? अब भगवान राम की तरफ से इनके खिलाफ युद्ध होगा, और यदि उस युद्ध को जीत गए तो ही इनको घोड़ा मिल पाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है कि घोड़े को किसने रख लिया? यवनों ने रख लिया। और उसके बाद जब फाइट हुई तो फाइनली यवन इसमें हार गए, और जो युवा राजकुमार हैं, कौन? वासुमित्र इस घोड़े को वापस ले आते हैं। ठीक, अच्छा, फिर अब ध्यान से सुनिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात ये है कि एक थे धनदेव, एक शासक थे धनदेव, और ऐसा बताया जाता है कि जो धनदेव थे उनको पुष्यमित्र ने, किसने? पुष्यमित्र ने गवर्नर बनाया था। कहाँ का गवर्नर बनाया था? अयोध्या का गवर्नर बनाया था। तो पुष्यमित्र के गवर्नर जो धनदेव थे अयोध्या के, उन्होंने एक अभिलेख लिखवाया है, और उस अभिलेख में ये बात आती है कि पुष्यमित्र, यानी उनके कौन? राजा पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और इसमें पुरोहित कौन था? पतंजलि। इसमें पुरोहित कौन है? पतंजलि। तो देखिए, इतिहास में पतंजलि पौराणिक एक साहित्यों में भी पतंजलि का नाम आता है, इतिहास में भी आता है। तो इस तरह से 2-3 पतंजलि हुए हैं। ठीक है, तो अब ये स्पष्ट नहीं है कि योग सूत्र वाले पतंजलि कौन से हैं,
लेकिन ये एक पतंजलि थे, इनको कि कहना चाहिए कि व्याकरणविद कहा जा सकता है। ये वाले जो पतंजलि हैं कौन है? व्याकरणविद हैं, महाभाष्य के लेखक हैं। तो ये बात, अब क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं कि भाई बताइए, अयोध्या का जो अभिलेख है वो किसने बनवाया था? धनदेव ने बनवाया था। फिर दूसरा, 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र ने करवाए थे, इसका विवरण कहाँ आता है? अयोध्या के अभिलेख में आता है। जो 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र ने करवाए थे उसमें मुख्य पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। इसके बाद अब दिव्य वदन से एक जानकारी मिलती है। दिव्य वदन में यह बताया गया है कि जो पुष्यमित्र हैं वो बहुत ही निर्दयी थे, बहुत ही निर्दयी थे। ये बात कहां से आती है? दिव्य वदन से। जिस प्रकार से ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण समाज में कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जिनको कि ये लग रहा था कि मौर्यों के काल में उनकी उपेक्षा हो रही है, उसी प्रकार से जब शुंग एरा आता है, जब शुंग पीरियड आता है, तो उस टाइम पे बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनकी उपेक्षा हो रही। इसी वजह से आप देखेंगे कि साहित्य में पुष्यमित्र के बारे में आपको नकारात्मक बात मिलेगी। तो ये एक प्रोसेस है जो हमको समझनी होगी कि हाँ, ये स्वाभाविक तौर पे ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, मालविकाग्निमित्र जो है, मालविकाग्निमित्र, ये जो हमारे पास सोर्स है, इस सोर्स में ये बात आती है कि पुष्यमित्र का यज्ञसेन के साथ, किसके साथ? यज्ञसेन, जो कि कहाँ के रूलर थे? विदर्भ के, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है पूर्वी भाग, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और इसमें भी फाइनली कौन जीता था? पुष्यमित्र जीते थे। तो देखिए, पुष्यमित्र की हमने कितनी फाइट देख ली। खारवेल के साथ देखा फाइट, यवनों के साथ भी देखा फाइट। यवनों में हालांकि उनके जो बेटे और पुत्र हैं, बेटे के बेटे जो हैं, उनकी फाइट हो रही है। तो इस तरीके से पुष्यमित्र के अलग अलग फाइट के अलग अलग सोर्स से हमको जानकारी मिल रही है। अच्छा, अब शुंगों को जो सबसे कहना चाहिए कि जो चैलेंजिंग फाइट थी वो किसकी थी? जो बैक्ट्रियंस का इन्वेजन हुआ था। और बैक्ट्रियंस का जो इन्वेजन हुआ था तो वो पाटलिपुत्र तक घुस आए थे। कहाँ तक घुस आए थे? पाटलिपुत्र तक। और कुछ क्षेत्र को उन्होंने काफी समय के लिए उस पर अधिकार भी कर लिया था, लेकिन बाद में पुष्यमित्र ने उन सभी क्षेत्रों को दोबारा से जीत लिया। तो ये देखिए, ये वाला जो मैप है, जो बात मैंने अभी बोली, इसी के लिए ये वाला मैप यहाँ पे है। ये आप एरो देख रहे हैं, ये देखिए एरो आ रहा है ये। तो ये जो एरो है ये उसी के लिए है। ये आप फर्स्ट वाला एरो ये देख सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो एक ये पाटलिपुत्र तक घुस आए हैं और दूसरा माध्यमिका तक घुस आए हैं। ठीक, तो यानी कि कहना चाहिए कि शुंग काल में जो सबसे बड़ी शक्ति थी जो इनको बार बार चुनौती दे रही थी, वो कौन थे? वो थे बैक्ट्रियन ग्रीक। अच्छा, फिर इसके बाद पतंजलि में ये बात आती है। पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, तो पतंजलि से हमें ये जानकारी मिलती है, जो व्याकरणविद हैं इससे हमें जानकारी मिलती, सोर्स ये है कि ये लोग 2 क्षेत्र तक चले आए थे, एक तो साकेत और दूसरा माध्यमिका। और साकेत आज का क्या है? आज का अयोध्या है। और माध्यमिका आज का क्या है? राजस्थान का चित्तौड़। तो ये 2 क्षेत्रों तक यवन घुस आए थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिल रही है? पतंजलि के महाभाष्य से मिल रही है। अच्छा भाई, अब इसके बाद ये बात भी हमने बात कर ही ली है कि इनका कलिंग के जो खारवेल थे उनके साथ फाइट हुआ था। ये तो ऊपर ही बात आ गई है, वही से पॉइंट दोबारा रिपीट हुआ। अब देखिए, पुराणों से ये बात आती है कि जो पुष्यमित्र थे वो शुंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी कि जो शुंग वंश का नाम है ये कहाँ से पड़ा? तो ये पुष्यमित्र के गोत्र से पड़ा। पुष्यमित्र का गोत्र क्या था? शुंग था। पुष्यमित्र का गोत्र क्या था? शुंग था। इसके अलावा उपनिषदों में भी इनकी बातें आती है। किनकी? शुंगों की बातें आती हैं। तो उपनिषदों में शुंग को क्या बताया गया है? शिक्षक बताया गया है। वैदिक साहित्य में जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, तो बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार जो शुंग है वो क्या है? शिक्षक हैं। और उसमें एक शिक्षक का नाम भी आता है शुंगिपुत्र। इसके अलावा पाणिनि एक सोर्स है। इस सोर्स के अनुसार जो शुंग थे वो ब्राह्मणों में भी भारद्वाज गोत्र से संबंधित थे। ब्राह्मणों में भी किससे संबंधित थे? भारद्वाज गोत्र से। फिर इसके बाद जो मालविकाग्निमित्र है, कालिदास की जो रचना है,
इसमें इसके अनुसार जो अग्निमित्र हैं, जो पुष्यमित्र के पुत्र हैं, ये बैम्बिक कुल से, किससे? बैम्बिक कुल से और कश्यप गोत्र से संबंधित हैं। तो देखिए अलग अलग सोर्सेज से थोड़ा अलग अलग बातें आ रही, पर मैंने कहा ना कि कंक्लूजन यही निकलेगा कि ये ब्राह्मण, यानी कि लास्ट में जो बात निकल के आएगी, सार निकल के आएगा, वो यही आएगा कि ये किससे संबंधित थे? ब्राह्मण धर्म से संबंधित, ब्राह्मण कुल से संबंधित थे। फिर इसके बाद यही बात हम यहाँ पे बोली हुई है। अच्छा, एक और बात, जो शुंग शब्द है, इसकी उत्पत्ति अगर देखी जाए, एटिमोलॉजी देखी जाए, तो संस्कृत में जो फिग ट्री होता है उसके लिए ये शुंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि शुंग पहला शब्द, शुंग ही एकमात्र ऐसा शब्द है इसकी अगर उत्पत्ति में जाए तो कोई पेड़ पौधे का नाम आ रहा है। एक कदम वंश भी आपने सुना होगा, तो कदम भी क्या है? ये भी एक पेड़ का ही नाम है। फिर आपने पल्लव वंश भी सुना होगा, तो पल्लव वंश भी क्या होता है? ये भी पेड़ की ही शाखाओं को कहा जाता है पल्लव। और कांची के पल्लव थे, और कांची जो शब्द है वो भी कहाँ से लिया गया है? वो भी ट्री से लिया गया है। तो इस तरीके से ये और भी कुछ वंश हैं और डायनेस्टीज हैं जिनको कि उनका नाम कहाँ से मिल रहा है? किसी प्लांट से मिल रहा है। तो ये जो ये बात तो स्टार्टिंग में ही हमने खैर बता दी थी कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने बृहदत्त की हत्या 185 ईसा पूर्व की थी। अच्छा, अब देखिए 3 सोर्स है अपने पास, एक पुराण है, एक हर्षचरित है और एक मालविकाग्निमित्र। ये 3 सोर्स है अपने पास। इन तीनों सोर्स में पुष्यमित्र को क्या बोला गया है? सेनानी शब्द दिया गया है। तो सेनानी से ये पता चल रहा है कि ये क्या थे? सेनापति थे। और पुराणों के माने, अगर पुराणों के अनुसार जो पुष्यमित्र हैं उन्होंने लगभग 36 साल तक शासन किया था। और पुष्यमित्र एक निष्ठावान अनुयायी थे, किसके? जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म होता है, मतलब जो पारंपरिक हिंदू धर्म है, सनातन धर्म जिसको कह सकते हैं, तो बिल्कुल शुद्ध सनातनी थे पुष्यमित्र शुंग। हालांकि जो बरहुत का स्तूप है, बरहुत का जो स्तूप है इन्हीं के काल में बना था। तो इसीलिए बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये बोलना ठीक नहीं होगा कि पुष्यमित्र शुंग ने आते ही जो बौद्ध धर्म है उसको दबाना शुरू कर दिया, या जो बौद्ध अनुयायी हैं उनको दबाना शुरू कर दिया। इसके ऐसे स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हालांकि जो बौद्ध स्रोत है, बौद्ध जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसमें ये बात आती है, इन्होंने आते ही जो अनुयायी थे, बौद्ध अनुयायी थे, उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया, इस तरह से वहाँ बात आती है। अच्छा, अब इसके बाद तो हम कह सकते हैं कि ये वो समय था जो 500 वर्ष का समय है मौर्यों और गुप्त के बीच का समय। उसमें से जो शुरुआती जो कहना चाहिए कि 100 साल है ना, कम से कम 100 साल लिए जा सकते, 50 से 100 साल, जिसमें कि भागवत धर्म का जिसको हम सनातन धर्म कह सकते हैं, उसका उदय हुआ। और ये कब से इसकी कहना चाहिए कि कब से ये डिक्लाइन में जा रहा था? तो उत्तर वैदिक काल से ये डिक्लाइन में जा रहा था। उत्तर वैदिक काल से बौद्ध धर्म और जैन धर्म और भी दूसरे जो संप्रदाय थे उनका उदय शुरू हुआ और ये डिक्लाइन में जा रहा था। अब ये वापस से फिर से अपराइज होता है इसमें। और महाभाष्य के जो लेखक हैं व्याकरणविद पतंजलि, इनका मध्य भारत में इनका जन्म हुआ था, ये ऐसा सोर्स में आता है। और जो मालविकाग्निमित्र है, इस नाटक में 2 कैरेक्टर है, एक मालविका है और एक अग्निमित्र। दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा? मालविकाग्निमित्रम बन जाएगा। तो ये जो 2 कैरेक्टर है यही इसके मुख्य किरदार हैं, जिसको कि कालिदास ने लिखा है। और ये बात तो बताई दी ऊपर कि इनके पुत्र हैं। अच्छा, अग्निमित्र के बाद वास्तुमित्र, और वास्तुमित्र के और भी बाद बाकी के जो शासक थे, जैसा कि हमने बताया कि पुराणों के अनुसार लगभग 10 शासक थे इस राज्य में, तो ये सब उतने ताकतवर नहीं थे जितने के शुरुआत के 2 शासक ताकतवर थे, यानी कि पुष्यमित्र और अग्निमित्र, ये 2 ताकतवर थे। हालांकि वास्तुमित्र ने भी यवनों को मतलब रोक रखा था जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, तो तीनों को लिया जा सकता है। 3 के बाद जो बाकी के बाद में थे वो कमजोर थे। और अंतिम जो शुंग शासक है उनका नाम क्या है? देवभूति। और उसके बाद देवभूति की हत्या हो जाती है
और उसके बाद से फिर कण्व वंश स्थापित हो जाता है। और ये बात तो हमने कर ली है कि 10 शासक थे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इस टाइम की, उसको ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक शासक थे जिनका नाम था भागवत। शुंग जो डायनेस्टी है उसमें एक रूलर है जिनका नाम क्या है, भागवत, ठीक है। और उनके दरबार में एक एम्बेसडर है जिसका नाम क्या है, हेलियोडोरस। कहाँ से, एंटियालकिडस। तो वो उनके दरबार में रहता था और इन दोनों ने, हेलियोडोरस और भागवत, इन दोनों ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया था, बेसनगर स्तंभ, बेसनगर पिलर, मध्य प्रदेश में। तो ये जो पिलर है ये एक तरह से कहना चाहिए कि भागवत धर्म के इस समय पे भागवत धर्म के पुनरुत्थान की पुष्टि करता है। भागवत धर्म को समर्पित ये पिलर है। अब इनके टाइम पे, इस टाइम पे भरहुत का जो स्तूप है वो, अगर ये कहा जाए कि भाई शुंगों के समय पे जो स्थापत्य कला है उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात, कौन सी चीज़ निकल के सामने आती है, तो वो है भरहुत का स्तूप। तो भरहुत का स्तूप जिसको कि अशोक ने बनवाया था, उसकी जो गेटवे और रेलिंग वगैरह है उसको किसने दोबारा से बनवाया, उसको दोबारा से बनवाया शुंगों ने। मतलब शुंगों के काल में ही बनवाया गया। तो कहीं कहीं पे ये आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ही बनवाया था, पर ये कह सकते हैं कि शुंगों के काल में बनवाया गया। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में और क्या बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो और इम्पॉर्टेंट हैं भाजा का स्तूप, आगे हम देखने वाले हैं, अमरावती का स्तूप और नासिक के चैत्य। तीन चीज़ों को हम डिटेल में भी देखने वाले हैं। कहाँ के स्तूप, भाजा के, या भाजा की गुफाएं भी कहा जा सकता है, और अमरावती के स्तूप और नासिक की गुफाएं या नासिक के चैत्य। तो अब एक बात और है, ये भी ध्यान सुन लीजिए। शुंगों की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि इन्होंने हूणों को रोक करके रखा था। किसको, हूणास जो थे, इनका बार बार अटैक हो रहा था, इनको इन लोगों ने रोक करके रखा था। कब तक ये लोग, हूणों का इन्वेजन नहीं हो पाया, जब तक कि गुप्त काल में बाद के जो गुप्त शासक थे वो कमजोर थे। हूण थे क्या, ये बहुत ही खूंखार ट्राइब थी, सेंट्रल एशिया की, मध्य एशिया की खूंखार ट्राइब थी। अब क्योंकि इनको खाने पीने की थोड़ा किल्लत रहती थी, तो ये बार बार उन क्षेत्रों पे अटैक किया करते थे जहाँ पे इनको लगता था कि वहाँ काफ़ी धन धान्य और सारी चीज़ें हैं। तो ये इस तरह से एक, माने चोर डाकू लुटेरे जैसे टाइप से, उसी तरह से हूणों को भी समझा जा सकता है। तो इन लोगों को रोक करके रखा गया, कब तक, 5th सेंचुरी एडी तक, जो सेकेंड हाफ था यहाँ तक तो ये रुके रहे। लेकिन उसके बाद जब बाद के गुप्त शासक जो कमजोर निकले, उसके बाद जाकर के फिर हूणों ने जो पूर्वी मालवा वाला क्षेत्र है वहां पे जाकर के अपना, फिर कहना चाहिए, उसको अधिकार में ले लिया। तो अब हम बात करते हैं, मैंने कहा ना कि तीन आर्किटेक्चर में तीन बातें हैं। एक तो भाजा का स्तूप है, भाजा की गुफाएं, अमरावती का स्तूप और नासिक का चैत्य, नासिक का जो चैत्य है, इनकी अब हम बात करते हैं।